हेलो व्यूवर्स, वेलकम एट सनाई कैफ़े। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। बहुत सारे सवाल लोगों ने पूछे हैं कि रिफ्रैक्टिव सर्जरी करानी है और अब रोज़ हर दिन कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, वीडियोज़ आ रहे हैं, तो बहुत कन्फ्यूज़न है। तो आप प्लीज़ जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके बारे में आप कुछ बताइए। अभी रिसेंटली एल्कॉन ने इनोवाइज़ एक टेक्नोलॉजी है जिसको लॉन्च किया है, जो कि अ, कुछ लोग सोशल मीडिया में इस तरह से हाइप करते हैं किसी नई टेक्नोलॉजी को, जैसे कि प्रीवियस टेक्नोलॉजीज़ वाइप्ड आउट हो गई और अब उनके वो फेल हो गई और अब आज नई टेक्नोलॉजी आ गई, सब कुछ उसी से पॉसिबल है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा था सिल्क के पीछे बहुत कंट्रोवर्सीज़ हुई थी, बहुत सारे वीडियोज़ आए थे और फिर अचानक से सिल्क भी पुरानी हो गई, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो मेरा अपने व्यूअर्स से अ, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा सा अपने पेशेंस रखिए, विवेक का इस्तेमाल करिए और अपने डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करिए और उनसे जाके टेक्नोलॉजी के बारे में समझिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी टेक्नोलॉजी ख़राब नहीं है और कोई भी टेक्नोलॉजी किसी का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर ऐसा होता तो प्रीवियस जो लैसिक्स हम लोग कस्टम क्यू करते थे, आज वो मशीनें बंद हो गई होती, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी कस्टम क्यू और एडवांस होते जा रहे हैं। जो पुराने लैसिक टेक्निक्स हैं, उसके साथ कॉन्टूरा कॉन्टूरा भी एक क्लासिक ही टेक्निक है जिसमें एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जिससे कि हमारा थोड़ा एक्यूरेसी प्रिसीजन बढ़ जाता है। टॉर्जनल एलिमेंट्स को कैच करने की पॉसिबिलिटीज़ बेटर हो जाती हैं, कैच ज़्यादा प्रिसाइज हो जाता है क्योंकि कॉर्निया के ज़्यादा पॉइंट्स को एनालाइज करता है कॉन्टूरा सिस्टम। और साथ में आपके जिससे कि टॉर्जनल करेक्शंस बेटर हो जाते हैं। साथ में आपकी विजुअल एक्सेस पे आपका करेक्शंस होते हैं जिनसे कि आपको डेफिनेटली कुछ फ़ायदा होता है, लेकिन उसके बावजूद कॉन्टूरा सिस्टम के बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि कस्टम क्यू जो टेक्निक्स पहले हम लोग जिनसे सर्जरी कर रहे थे अभी या कर रहे हैं अभी भी, वो टेक्निक बिग फेलियर हैं और उनसे वो सक्सेस नहीं हो सकता या नहीं मिलेगा, उस लेवल का आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा। वैसे ही जैसे कि लेंटिक्यूल बेस्ड सिस्टम्स में स्माइल आज से नहीं, पिछले 15 साल से स्माइल टेक्निक्स का यूज़ किया जा रहा है। स्माइल समय के साथ इवॉल्व होती गई, क्योंकि जब भी कोई हम लोग टेक्निक का यूज़ करते हैं तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह यूटिलाइज होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, पहले तो इस बात को कंसेप्ट समझिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई बनाई हुई चीज़ नहीं है। आप हर इंसान के आँखों अपने दिमाग में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, एआई होता है। जैसे हम छोटे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम कोई इन्फरेंस नहीं निकाल सकते, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस बहुत नहीं होता, इसलिए बहुत सारी चीज़ों पे कमेंट नहीं कर सकते या हम उतना अच्छा एक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी सोच बेटर होती जाती है, हम ज़िंदगी में लर्न करते हैं, तो हमारी दिमाग में वो इंटेलिजेंस लेवल बनने लगता है। और क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारे दिमागों को जोड़ दीजिए, यानी बहुत सारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट, रेस डेवलपमेंट हुआ, तो जितनी नॉलेज हुई, क्योंकि इंसान अपनी ज़िंदगी में कितनी नॉलेज गेन कर सकता है, लेकिन आज सारी नॉलेज को अगर आप जितनी भी इंसानों ने अपनी सोच डेवलप की, जितना थॉट प्रोसेस नया आया, जितनी चीज़ें ईजाद हुई, उन सबको अगर आज हम इंटरनेट के थ्रू कंबाइन कर सकते हैं एक जगह पे, और उसका हम लोग इस्तेमाल जब करते हैं तो उसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए समय लगता है किसी चीज़ के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा नहीं है कि आप कुछ 4 दिन 5 दिन आपने कोई काम किया और वो इंटेलिजेंस आपको उस लेवल की मिल जाएगी। तो ऐसे ही जब भी हम कोई टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करते हैं, जैसे मैं बात कर रहा था स्माइल की, तो स्माइल को 10 साल लगे अपने को डेवलप करने में। अपने नोमोग्राम्स, हम लोग उसको मेडिकल टर्म में नोमोग्राम्स कहते हैं, तो वो नोमोग्राम्स को डेवलप होने में, उसके अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप होने में, जिससे कि स्माइल इवॉल्व होके अब जो नया वर्जन ऑफ मशीन्स आई, जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ आई, वो स्माइल प्रो आया। स्माइल प्रो में वो जो जो हम लोगों ने स्माइल से सर्जरी करने के बाद जो डाटा हम लोगों को हमने फीड किया मशीन्स में और जो उसके रिजल्ट्स मिले, उनका कंपैरिजन करने के बाद जो जो कमियां थी उनको और इवॉल्व किया गया। हार्डवेयर में भी इवॉल्व किया गया, सॉफ्टवेयर में भी इवॉल्व किया गया, और टेक्नोलॉजी बेटर होते होते स्माइल प्रो पे आ गई। लेकिन स्माइल प्रो का मतलब ये नहीं है कि अब आपकी लैसिक वाइप्ड आउट हो गई। एक चीज़ को हमेशा समझिए, एप्पल को आप एप्पल से कंपैरिजन कर सकते हैं, ऑरेंज को आप एक नागपुर का ऑरेंज या किसी दूसरी जगह ऑरेंज से कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन एक नागपुर के ऑरेंज को, यानी एक एक फ्रूट को आप किसी दूसरे फ्रूट से कंपैरिजन नहीं कर सकते। एप्पल को आप ऑरेंज से कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो वैसे ही दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का कंपैरिजन करना वाजिब नहीं है। तो वैसे ही सिल्क के बाद, जब स्माइल के बाद सिल्क आया, तो सिल्क में भी
जो टेक्नोलॉजिकल हार्डवेयर में जो चेंजेस थे वो हार्डवेयर में चेंजेस किए गए, लेकिन आप ये सोचिए कि सिल्क ने आके उसने स्माइल को रिप्लेस कर दिया, या उसने कॉन्टूरा को रिप्लेस कर दिया, या उसने लेसिक को रिप्लेस कर दिया, ये संभव नहीं है। सिल्क को भी समय लगेगा, टाइम के साथ धीरे धीरे हम जब लोग सर्जरीज करेंगे, हमें जो डाटा जनरेट होगा टाइम के साथ में कुछ 5 साल 10 साल के अंदर, जब उसमें हम जब फीडबैक्स मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे, उनके कंपैरिजन के बाद उसके अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप होगी, एक नोमोग्राम्स डेवलप होंगे, तब जाके आपकी वो परफेक्शन मिलेगा कि टेक्नोलॉजी अच्छी हो सकती है, लेकिन उसका इम्प्लीकेशंस कैसे होंगे वो समय के साथ ही पता लगता है। तो वैसे ही अब आज जैसे आजकल फिर से एक सोशल मीडिया पे शुरू हो गया कि एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको हम लोग इनोवाइज कहते हैं। इनोवाइज ने एक रेवोल्यूशन कर दिया और सारी टेक्नोलॉजीज अब फेल हो जाएंगी। अब तो कॉन्टूरा भी पुराना हो गया, स्मार्ट सर्फ भी पुराना हो गया और सिल्क भी अब आउटडेटेड हो गया, अब तो यही टेक्नोलॉजी है, ऐसा नहीं है। ये इनोवाइज क्योंकि जो वेव लाइट प्लेटफॉर्म है, इस पर हम लोग आज से नहीं बहुत समय से सर्जरीज कर रहे हैं। मेरे पास खुद वैरायटी ऑफ लैसिक मशीन्स हैं, मेरे पास एक नहीं 2 3 4 तरह के रिफ्रैक्टिव यूनिट्स हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। तो सारी सर्जरीज करते हुए मुझे 17-18 ईयर्स हो चुके हैं। एक ह्यूज नंबर ऑफ पेशेंट्स का हम लोग के पास फीडबैक्स हैं, उनके हमें रिजल्ट्स हमें पता हैं। तो हर तरह के एक्सपीरियंस करने के बाद आप अपने को अपग्रेड भी करते रहते हैं। तो जो इनोवाइज की आज बात हो रही है, ये बेसिकली इसको लेमेंस में समझने के लिए समझिए कि जब आप हमारे पास आते हैं तो हम कुछ टेस्ट करते हैं। जैसे हम आपका पेंटाकैम करते हैं। पेंटाकैम एक शिमफ्लेक बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसमें कि कैमरा आपकी आई के चारों तरफ रोटेट करता है और वो आई के एंटीरियर सरफेस यानी कॉर्निया की आगे की सरफेस और बैक सरफेस दोनों को एनालाइज करता है और दोनों के कंपैरिजन करके हमें बताता है कि कहीं कॉर्निया में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, या कॉर्निया की थिकनेस क्या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, कोई इरेगुलरिटीज़ तो नहीं है, कोई उसका जो कोन है मतलब जो उसका पीक है, जो उसका शेप है वो प्रॉपर है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है वो ऊपर नीचे शिफ्टेड है। इन सब चीज़ों से हमें पता लगता है कि आपकी आई हेल्दी है और किसी तरह का आपको कोई कॉर्निया पे एक्टेजिया या केरेटोकोनस या कोई डिफेक्ट्स नहीं है। तो आप अच्छे पेशेंट हैं लैसिक के लिए, आपके थिकनेस वगैरह सब प्रॉपर है। फिर हमारे पास आई ट्रेसी टेक्नोलॉजी है। आई ट्रेसी में हम आपके एब्रोमेट्री, यानी एब्रोमेट्री मतलब है कि जैसे आँखों में जब आँखों के अंदर लाइट आ जाती है तो वो एक जगह फोकस होती है, वो हमारे रेटिना पे सेंटर पॉइंट में फोविया पे फोकस होती है। तो अगर वो फोकस अच्छी होगी तो हमारी इमेज अच्छी होगी, लेकिन अगर वो प्रॉपर फोकस नहीं हो रही है, थोड़ी बहुत लाइट स्कैटर हो रही है, मान लीजिए 90% लाइट आपकी फोकस हो गई, 10% लाइट आपकी डिफोकस है और वो इधर उधर स्कैटर हो रही है, तो वो आपको बहुत अच्छा शार्प इमेज नहीं मिलेगा। यही एब्रेशंस होते हैं। कुछ एब्रेशंस को हम चश्मा पहन के करेक्ट कर लेते हैं जिनको हम लोग लोअर ऑर्डर एब्रेशंस कहते हैं, और कुछ एब्रेशंस को हम पहचानते तो हैं लेकिन हम उसको करेक्ट नहीं कर सकते चश्मे के द्वारा या कॉन्टैक्ट लेंस के द्वारा। लेकिन आज हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ लेसिक इक्विपमेंट्स उनको पहचानती भी हैं और उनको करेक्ट भी कर सकती हैं। तो आई ट्रेसी का इस्तेमाल हम लोग बहुत समय से कर रहे थे। आई ट्रेसी से हमें आपके कॉर्निया के स्टेटस के बारे में पता लगता था, आपका कॉर्नियल एब्रेजन्स कैसे हैं, इंटरनल एब्रेजन्स कैसे हैं, लाइट रेज कैसी आँख के अंदर जाके कैसी फोकस दे रही हैं, उनके बारे में एनालाइज हो जाते थे। और सच्चाई ये है कि जो कॉर्निया और यंग एज में आपके एब्रेजन्स बहुत कम होते हैं, समय के साथ बढ़ते हैं, जैसे से आप बढ़ते हैं आपके एब्रेजन्स ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए हम इतने सालों के बाद, हम इतने सारे एनालिसिस के बाद, पेंटाकैम के बाद और आई ट्रेसी के बाद, हज़ारों हज़ार केस इवेलुएट करने के बाद हमारा ज़्यादातर पेशेंट्स कॉर्निया उनकी हेल्दी होती है और उन्हीं में लैसिक होता है। अगर बहुत ज़्यादा कॉर्निया रेगुलर होता है, हायर ऑर्डर बहुत एब्रेजन्स ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे केसेस में नॉर्मली हम लोग लैसिक नहीं करने को हिदायत देते, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉर्निया में वजह होती हैं जिनकी वजह से वो एब्रेजन ज़्यादा होते हैं, और कुछ ना कुछ वो बीमारी के फॉर्म में होते हैं, जैसे केरेटोकोनस या कोई इंजरी हो जाए आपकी कॉर्निया में, कोई स्कारिंग हो जाए, तो ऐसी आई में फिर लैसिक करना में असेस करना पड़ता है कि क्या पॉसिबिलिटी क्या है। अगर कॉर्नियल की थिकनेस अच्छी है तो हम उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉर्निया थिन है ऑलरेडी, क्योंकि जब भी कोई कॉर्निया में डिफेक्ट होगा तो कॉर्निया बल्ज हो रहा है और वो थिन होता जाता है, तो उस कंडीशन में फिर हम आपके करेक्शंस भी नहीं कर सकते। तो अगर और साथ में हम जब ऑक्यूलर सरफेस को एनालाइज करते हैं तो हमारे जो एब्रोमीटर के साथ में हमारे पास टोपोग्राफर्स होते हैं जो कि प्लासिडो बेस्ड होते हैं, हार्टमैन शैक बेस्ड होते हैं, कई टेक्नोलॉजीज़ के टोपोग्राफर्स आते हैं। तो हम 2-3 टेक्नोलॉजीज़ को हम मिला दें और हम एक उसकी यूनिट बना दें, जिससे कि हम पेशेंट को बैठा के एक ही बार में सारी रीडिंग ले ले रहे हैं और उसको फिर हम सिमुलेट करके अगर हम डाटा में ट्रांसफ़र करेंगे तो इसके फ़ायदे होंगे।
कितना फ़ायदा होगा, जैसे मैंने बताया कि जब समय के साथ जब हम काम करेंगे, टाइम के साथ में जब वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी कंपनी ने अपने टेस्ट किए हैं लेकिन वो एज सच अभी यूज़ में बहुत ज़्यादा दिनों से नहीं है, कुछ ही जगहों पे यूज़ हो रहे हैं, तो अभी रिजल्ट्स के बारे में बहुत कुछ नहीं पता। कितना एडवांटेज होगा, हो सकता है थोड़ा एडवांटेज हो सकता है कोई बहुत एडवांटेज ना हो। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किसी भी टेक्नोलॉजी आ गई है और अब हम उसमें सीधे जंप कर जाएँ, भले हमें उसके लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, अगर हमें लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगी, जो प्रोसीजर 50, 60, 70 हज़ार रुपये में हो रहा था आज वो 2 लाख रुपए में होने लगे, तो उसकी कितनी वायबिलिटी है ये हमें देखने की ज़रूरत है। तो मेरी पेशेंट से अपनी रिक्वेस्ट ये है कि हमें थोड़ा एनालाइज़ करने दीजिए टाइम के साथ, क्योंकि जो लेसिक मशीन है, प्लीज़ ध्यान रखिए एक चीज़, वेवलाइट प्लेटफॉर्म मशीन में कोई चेंज नहीं है, जो लेज़र करने वाले सिस्टम है वो वही के वही रहेंगे, जो कॉन्टूरा सिस्टम है उसी को वेवलाइट कहते हैं, वो वही रहेगा। केवल आउटर यूनिट में चेंज है जो कि मेज़रमेंट ले रहा है, और आउटर यूनिट में अभी भी हम सारे मेज़रमेंट्स ले रहे थे, लेकिन अब हमने उसको एल्कॉन कंपनी ने उसको कंबाइन करके एक यूनिट दिया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत काम हुआ है। दूसरी चीज़ है, कुछ लोगों ने ये भी बताया कि हम उसको पहले कंप्यूटर सर्जरी उसके ऊपर करेगा, आपकी आँख के ऊपर, और उसके बाद हम रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये आज से नहीं, पिछले 15 साल से हम लोग कर रहे हैं। जो भी प्रोसीजर्स, जो भी हम लोग डाटा को कैच करते हैं उसको हम लोग सिमुलेट करते हैं। पहले सॉफ्टवेयर पे उसको प्रिपेयर किया जाता है और वो प्रिपेयर करने के बाद ही पेशेंट को की जो डाटा है, इन्फॉर्मेशन को हम मशीन में शिफ्ट करते हैं। तो मेरा इन्फ्रेंस है, मेरा किसी भी टेक्नोलॉजी को, किसी भी पर्सन को, किसी भी चैनल को क्रिटिसाइज़ करने का मेरा कोई पर्पज़ नहीं है। हम सब साथ हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हमें काम करना है हमारे पेशेंट के बेनिफिट में होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम केवल हड़बड़ी में, जल्दबाजी में किसी चीज़ को एडवाइस करें और उसका वाकई में बहुत एडवांटेज पेशेंट को ना मिले, अननेसेसरली उसकी पॉकेट में पे स्ट्रेन पड़े, और वो अनफॉर्चुनेटली जो पैसा है, ये भी ध्यान रखिए कि टेक्नोलॉजीज़ बाहर की हैं, कंपनीज़ बाहर की हैं, जो भी हमारा हार्ड एंड मनी है वो हमारा बाहर चला जाता है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी इकॉनमी सेल्फ सस्टेन रखने के लिए हमें अपने पेशेंट्स पे उतना ही एक्सपेंडिचर कराना है कि जो नीड है, और अननेसेसरली जो पैसा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो हम कंपनीज़ को हैंड ओवर कर रहे हैं, जो कि आप समझ सकते हैं वो बाहर चला जाता है। तो अच्छी बात है, R&Ds हो रही हैं, टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं अपकमिंग, फ्यूचर में जैसे जैसे इम्प्लीकेशंस होंगे हमें एडवांटेज मिलेगा, और इसमें कोई डाउट नहीं है, जैसे जैसे आगे टेक्नोलॉजीज़ आती जाएंगी हमें फ़ायदा मिलेगा, पेशेंट को फ़ायदा मिलेगा, डॉक्टर्स को फ़ायदा मिलेगा, क्वालिटी ऑफ विज़न भी बेटर होगी। लेकिन टोटली एकदम से पुरानी टेक्नोलॉजी को नकार देना और नई टेक्नोलॉजी पे जंप कर जाना, भले वो किसी भी कॉस्ट में हो, और अभी हमें उसके बारे में पता नहीं है, ये भी गलत है। कोई सवाल हो पूछिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आंसर करने के लिए। और अपना बहुत ध्यान रखिए, अपने बड़ों की केयर करिए, अपनी आँखों की बहुत सेहत ध्यान रखिए, अच्छे रूटीन्स को फॉलो करिए, अपनी फिज़िक के ऊपर आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका शरीर, आप उसकी केयर करना, वो भी रिक्वेस्ट वो मांगता है आपकी केयर। और सवाल पूछिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और कोई भी वीडियोज़ जो आपको पसंद आते हैं और आपको लगता है कि इसको शेयर करने से फ़ायदा होगा, बिल्कुल शेयर करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार।